हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम D9 चार्ट, नवमांश चार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक स्पेसिफिक नवमांश क्यों मिला, इसके बारे में हम इस सेशन के माध्यम से समझेंगे। आपके नवमांश का एक्टिवेशन कब होगा, इसको समझेंगे। नवमांश के गहरे सूत्रों को, गहरी डिटेल्स को समझने की कोशिश इस सेशन के माध्यम से की जाएगी। इस सेशन को देखने के बाद आप अपनी मैरिज के टुवर्ड एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। अपने स्पाउस के प्रोफेशन को, मैरिज में आएंगे चैलेंजेस तो उनके पीछे का रीज़न क्या होगा, क्या मैरिज में डिले होगा, डिनायल है, कितना समय लग सकता है, और कब हमारे चार्ट के अंदर मैरिज की या रिलेशनशिप की डायमेंशंस वर्क करना शुरू करती हैं। इस सेशन के बाद आपको पता लगेगा। आपने D9 चार्ट के बारे में सुना होगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, या तो बुक प्रिंट PDF में जो आपको रिपोर्ट मिलती है उसमें D9 चार्ट होगा, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो लगन के बगल में ही नवमांश चार्ट, D9 चार्ट जो है वो बना हुआ होता है। D9 चार्ट एक विशेष चार्ट है, एक स्पेशल चार्ट है। इसे डेस्टिनी का चार्ट कहा जाता है, ईश्वरीय चार्ट कहा जाता है कि यहाँ पर फल मिलते हैं, फल मिलते हैं। फल का अर्थ है कि डेस्टिनी इसे कंट्रोल करती है। व्यक्ति के एफर्ट का रिजल्ट उसे किस तरह से मिलेगा, ये D9 के ऊपर डिपेंड करता है। D9 को हम बार बार कहते हैं डेस्टिनी का चार्ट है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि D9 को हम डेस्टिनी का चार्ट तो कहते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे किस तरह का कोई लॉजिक सेट होता है। अगर आप अपनी लगनों को देखेंगे या राशियों को देखेंगे तो राशियों की संख्या है 12 हमारे पास, और नवमांश है हमारे पास 9। इसका अर्थ है कि मेष राशि का व्यक्ति या मेष लगन का व्यक्ति, उसके चार्ट में, मेष लगन के चार्ट में कभी भी उस व्यक्ति का नवमांश कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस नहीं हो सकता, क्योंकि मेष राशि में ये नवमांश आते ही नहीं है। इसी तरह अगर आपका लगन जो है वो सिंह है या धनु है, तो आपको कभी भी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या पाइसेस नवमांश मिलेगा ही नहीं। वो आपके लिए उपलब्धि नहीं है। आप ये सोचिए कि वो पर्टिकुलर नवमांश, वो पर्टिकुलर राशि आपको मिलती ही नहीं है। यही तो लिमिट है, यही तो डेस्टिनी का कंट्रोल है कि आपने लगन चार्ट में कितने भी एफर्ट दिए, लेकिन क्योंकि आपका जन्म एक स्पेसिफिक लगन में था, मेष लगन में, और मेष लगन में कभी भी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या पाइसेस ये नवमांश मिल ही नहीं सकते व्यक्ति को, क्योंकि उस राशि में ये नवमांश व्याप्ति नहीं है, होते ही नहीं है। इसीलिए तो D9 चार्ट को, नवमांश कुंडली को डेस्टिनी का चार्ट कहा जाता है, ईश्वर का चार्ट कहा जाता है। कि आपकी लगन कुंडली तो आपको नई नई चीज़ें दिखा सकती है, लेकिन वो मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, इसको क्रॉस चेक करने के लिए एस्ट्रोलॉजर नवमांश कुंडली की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके नवमांश में चल क्या रहा है। क्योंकि नवमांश ईश्वरीय चार्ट है, देवीय चार्ट है। मैंने अभी आपको दिखाया कि मेष लगन के चार्ट में या फिर सिंह लगन के चार्ट में आप कितना ही पूछ लीजिए उस व्यक्ति को, या इस दुनिया के किसी भी सिंह लगन के व्यक्ति को उठा के पूछ लीजिए कि भैया आपका नवमांश कुंभ है क्या, मकर है क्या, मीन है क्या, वो कहेगा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस राशि में ये व्याप्त ही नहीं है। हमारे पास 9 और क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। राशियां तो हमारे पास 12 हैं, होना तो 12 नवमांश चाहिए था कि 12 नवमांश है। मेष राशि में मेष से लेके मीन तक नवमांश आते हैं, बट ऐसा है नहीं। मेष राशि में या मेष लगन में मेष से लेके धनु तक नवमांश आते हैं। 9 ही तो नवमांश है, 9 ही तो नंबर है। लेकिन 9 हमारे पास और क्या स्पेशल है, प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स देवता होते हैं, इसीलिए नवमांश कुंडली को देवीय कुंडली कहा जाता है। नवमांश कुंडली के सेकंड स्पेशल थिंग या फिर रहस्य मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक रिसर्च के अंदर देखा कि लाइक 300-400 चार्ट्स के अंदर मैरिज के ही लिए कि कब टाइमिंग हो सकती है, कोई इजी सूत्र हमें मिले, कोई नया सूत्र हम बिल्डअप करने की कोशिश करें। एंड मैंने पाया कि भाई नवमांश कुंडली में जितने भी नवमांश चार्ट को हम देख रहे हैं, सबके अंदर या तो कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, या कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, कोई प्लैनेट वर्गोत्तम है, कोई प्लैनेट पुष्कर नवमांश में है, कोई प्लैनेट मरण स्थान के अंदर बैठा हुआ है। मतलब ये एक स्पेशल फीचर है नवमांश कुंडली का। उच्च का होगा, नीच का होगा, वर्गोत्तम होगा, मरण स्थान में होगा, या फिर अपने पुष्कर नवमांश में होगा। मैंने उस प्लैनेट की दशा को देखा, उस प्लैनेट के प्रभाव को देखा कि ये कब इसके ऊपर ये आ सकता है। जब उस प्लैनेट का प्रभाव आता है, अराउंड उसी समय व्यक्ति का विवाह होता है, मैरिज होती है। उस चीज़ को भी हम लेके आएंगे कि नवमांश से कैसे 2 मिनट में ये जाना जाए कि इस व्यक्ति के जीवन में कब कब रिलेशंस आ सकते हैं, और ईजिली हर व्यक्ति उसे समझ पाए, लाइक एवरी पर्सन बी एबल टू गेट इट कि भैया कब कोई संबंध आ सकता है। थर्ड स्पेशल थिंग अबाउट नवमांश कि नवमांश आपके स्पाउस के बेसिक स्वभाव को, बेसिक डिटेल को बताता है। इसी के साथ आपका विवाह की तरफ क्या योगदान है, इसको आपका नवमांश कुंडली ही या नवमांश चार्ट ही प्रिडिक्ट करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार मेरे पास मीन लगन का एक व्यक्ति आया। द पर्सन वाज, मुझे मैरिज नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं। हम लाइक भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही है, बट एस्केपिज्म तो नहीं है कहीं, तुम खुद ही तो मैरिज में नहीं जाना चाहते हो, या तुम केवल ड्रीम्स में मैरिज को देखते हो, लेकिन जब कोई संबंध आता है तो तुम बैकआउट कर जाते हो। इज लाइक यही तो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड टुवर्ड मैरिज मीन लगन से आता है।
मीन नवमांश से आता है, और मीन की तो बेसिक आदत है, मीन की आदत है ड्रीमी होना, कि जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है उसको लेके मैं बहुत ड्रीमी हूँ, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मुझे प्राप्त होती है बूम मैं अपने पैरों को पीछे खींच लेता हूँ। ये उसकी बेसिक समस्या है, और इसी समस्या से वो व्यक्ति परेशान था। तो ये हमें नवमांश से पता लगा कि आपके नवमांश से ये बेसिक समस्या भी अंडरस्टैंड में आ जाती है। फोर्थ स्पेशल थिंग इज, आप अपने स्पाउस के प्रोफेशन को और मैरिज में चैलेंजेस को केवल अपनी नवमांश लगन से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या चैलेंजेस होंगे, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, स्पाउस का बेसिक स्वभाव किस तरह का होगा, और इसी के साथ साथ मैं मैरिज को किस तरह लेता हूँ, एंड स्पाउस का प्रोफेशन ये कौन सा हो सकता है भाई, प्रोफेशन पे क्या प्रभाव दिखाई देता है। फिफ्थ, एजेस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इन एजेस में कोई ना कोई संबंध रह सकता है, इन एजेस में कोई शुरुआत हो सकती है, कोई कनेक्शन बिल्डअप कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर करा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, बस अपने चार्ट को ओपन करिए, नवमांश कुंडली को ले लीजिए, नवमांश के लगन को देखिए, बस फोकस ऑन द लग्न, एंड कमेंट में मेंशन करिएगा कि आप ये नवमांश में भी क्या जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो वर्क करती हैं या नहीं करती हैं, क्या उसमें कोई एग्जॉल्टेड डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम स्वयं नवमांश या फिर पुष्कर नवमांश इस तरह का कोई प्लानिटरी अलाइनमेंट है क्या। अब जैसे हम शुरू करते हैं मेष लगन से कि नवमांश में मुझे मेष लगन मिली। अब आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिसमें मेष लगन नवमांश में कभी आ ही नहीं सकती। आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है कि मेष लगन कभी नवमांश में आएगी ही नहीं। कई ऐसी राशियाँ हैं, आप कहेंगे कौन सी है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म कर्क, वृश्चिक या फिर मीन लगन में हुआ है, लगन कुंडली में, तो उसके चार्ट में कभी भी मेष नवमांश आ ही नहीं सकता। आप सोचिए कि यहाँ पर कर्क, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस जल तत्व जिनकी लगन के होते हैं उनमें कभी भी मेष नवमांश, फायर का नवमांश हो ही नहीं सकता। तो इस नवमांश से हमें पता क्या लगता है स्पेशल, ये एक स्पेशल बात है कि कर्क, स्कॉर्पियो या पाइसेस अगर किसी की लगन कुंडली में लगन है तो उसमें कभी भी मेष नवमांश आएगा ही नहीं, मेष नवमांश होगा ही नहीं। ईश्वर की प्रकृति है, ईश्वर ने नियति बना दी है कि भैया कर्क लगन का चार्ट है अगर आपका लगन कुंडली में, तो आपको नवमांश में मेष नहीं मिलेगा, कुछ और मिल सकता है, बट मेष, वृषभ और मिथुन मिलेंगे ही नहीं। अब यही तो डेस्टिनी है कि ये चीज़ मिलेगी ही नहीं। आप किसी रिलेशन के अंदर हैं, उसमें चले जा रहे हैं, बट ये मिलेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ये सर्टेनिटी केवल नवमांश के अंदर है, कहीं और हम नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन यहाँ सर्टेन होके कहा जा सकता है, बिंदास होके कहा जा सकता है, चाहे चार्ट पता हो ना पता हो, क्योंकि वो आता ही नहीं है उसके अंदर। अब मेष लगन हमको नवमांश में मिली है, क्यों मिली है, क्या स्पेशल रीज़न है। नवमांश में जो भी हो रहा है आउट ऑफ अ स्पेशल रीज़न हो रहा है। ईष्ट देव आप नवमांश से देखते हो, स्पेशल चीज़ है। आप पालन देवता नवमांश से देखते हो, स्पेशल चीज़ है। जो भी स्पेशलिटी है वो नवमांश के अंदर है। हमें मिला है मेष लगन। मेष किस तरह का लगन है, मंगल का लगन है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, असर्टिव है, पैशनेट है, एक ऐसा व्यक्तित्व है इसका जो कि रियलिटी में एक पावर को या फिर पावर पोजीशन को, एक लीडर को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपके स्पाउस के बेसिक स्वभाव में ये मेष की ऊर्जा विद्यमान होनी चाहिए, चाहे उसके लुक्स के अंदर ये विद्यमान हो कि भाई यंग लुक है इस पर्सन का, असर्टिव लुक है, बोल्ड लुक है, बोल्ड चीज़ें करने की इसको आदत है, बोल्डनेस इस व्यक्ति के प्रभाव के अंदर या इसकी व्यवस्था के अंदर निहित है, बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि मेष लगन के व्यक्ति को, मेष लगन के जातक को नवमांश कुंडली में ये चीज़ें अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ असर्टिव हो सकता है, इनिशिएटिव लेने वाला हो सकता है, और आपको चाहिए भी कोई एक ऐसा पर्सन ही। आप उन्हीं रिलेशंस के टुवर्ड क्रेव करते हो, उन्हीं रिलेशंस की तरफ जाना चाहते हो जिसमें सामने वाला पर्सन किसी तरह से इनिशिएट करना चाहता है, मतलब वहाँ एक्साइटमेंट आती है, एक तरह की डायरेक्शन हमें मिलती है। स्पाउस के स्वभाव को अगर हम कहें तो वो मंगल और सूर्य को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगा। और क्या सबसे बड़ी समस्या बनेगी मैरिज में, हेयर लॉस। मतलब कई बार होता है कि ओल्ड एज इतनी हो गई है या एज इतनी ग्रो कर गई है या एज नहीं करी है, फिर भी हेयर रिलेटेड इशूज़ हैं, हाइट रिलेटेड इशूज़ आ गए, क्योंकि मेष के साथ ये समस्याएं चलती रहती हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पाउस की तरफ हमेशा वो मून की, वो वाटर एलिमेंट की समस्या रहेगी। वाटर एलिमेंट की मतलब है, हो सकता है मूड स्विंग्स बहुत हैवी हो सकता है वो पर्सन अपनी मदर से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है उसकी मदर इनडायरेक्टली डायरेक्टली तरह से मैरिज को डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज वाटर एलिमेंट ऑल अबाउट इमोशंस, ऑल अबाउट ऑल अबाउट बह जाना, मतलब बिना किसी सेंस के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉजिक के पर्सन जो है किसी भी डायरेक्शन को पिक इन कर लेता है, कुछ भी सोच लेता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है संबंध में आती हुई समस्याओं का।
मेरा मानना है प्रोफेशन ऑफ द स्पाउस फॉर द स्पाउस इज डोमिनेटेड बाय मून। चंद्रमा प्रोफेशन को डोमिनेट करेगा। मून से आप जितने भी तरह के प्रोफेशंस देख सकते हो, देखने की कोशिश करिए। चाहे वो कोई इमोशनल प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई नरिशमेंट गिविंग प्रोफेशन हो, चाहे वो टीचिंग एंड ऑल का प्रोफेशन हो, या फिर फॉरेन की ही कंट्री से कोई प्रोफेशन इस पर्सन ने पिक इन कर लिया है। नवमांश कुंडली में अगर आपका मून बुद्ध के साथ है तो हो सकता है यही पर्सन बैंकिंग में कुछ कर रहा हो, लेकिन इसके हर वर्क के अंदर क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। और ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम, जैसा मैंने कहा, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है तो हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे ही आके बैठ के काम करना शुरू कर दे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द मेष नवमांशा। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशन में इश्यूज़ किस वजह से आते हैं। रिलेशन में इश्यूज़ के पीछे का रीज़न है ओवर क्रिटिसिज्म या फिर कंट्रोल इश्यूज़, ओवर प्रैक्टिकल होना कि डैम हेल प्रैक्टिकल पर्सन है, इतना क्रिटिसाइज करता है कि बस पूछो मत। कुछ ऐसी टाइमलाइंस हैं जिसमें हम किसी संबंध में जा सकते हैं, कोई संबंध आ सकता है। पहली स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन इज 28। कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या कोई प्रपोजल पीरियड है ये कि मतलब कोई संबंध आ सकता है। अराउंड 24 की एज के अराउंड इमोशनल अवीकनिंग होती है। हो सकता है 24 साल में आपके प्रोफेशन में, आपकी वर्क लाइफ में या फिर आपके एजुकेशन सेक्टर में कुछ इस तरह के चेंजेस हुए हों जिसकी वजह से आप किसी रिलेशन के अंदर इन हो गए, चले गए। सेकेंड टाइमलाइन इज सैटर्न्स टाइमलाइन, दैट इज 36। 36 की ब्रैकेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैकेट फॉर द चार्ट, क्योंकि जब भी मैं मेष लगन नवमांश में देखता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर व्यक्ति को मैरिज में डिले हो गया है और वो भी 28-29 के ऊपर चला गया है, तो फिर कहीं ना कहीं 32-36 ये ऐसी ब्रैकेट्स हैं जिसमें इस पर्सन को ट्रबल्ड ही संबंध देखने को मिलेंगे। ऐसे संबंध जिसमें आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव कम और नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ टाइमलाइंस का बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। पहला ही इसका एक्टिवेशन आप कह सकते हैं 24-25 के अराउंड हो जाता है, 24-25। वहीं पे ही उसी ड्यूरेशन में, उसी ब्रैकेट में कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग संबंध व्यक्ति को देखने को मिलना चाहिए। अगर हम कहें टॉरस नवांशा, तो टॉरस नवांशा मिलने के पीछे का रीज़न क्या है। जैसा मैंने कहा गाइस, मेष नवमांश जो है वो कर्क, धनु, कर्क, स्कॉर्पियो और मीन लगन के चार्टों में तो होता ही नहीं है। इसी तरह टॉरस नवमांश भी किसी चार्ट के अंदर, किसी लगन के अंदर होगा ही नहीं। हमारा नवमांश लगन में हमको टॉरस मिला है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो मैंने अभी कही है। इसको समझने के लिए आप इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन जा सकते हैं। टॉरस इज द नवमांशा। स्पाउस की वाइब कैसी होंगी? टॉरस जैसी, काम है, कूल है, स्टेबल है, लेकिन इंट्रोवर्ट है। चीज़ों को हाइड करने की आदत है, थोड़ा सा हाइड करने की आदत दिखाई देगी ही देगी। मूड स्विंग्स हैवी दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं पर्सन बहुत स्ट्रांगली मून से रिफ्लेक्ट करेगा या कनेक्ट करेगा। या तो मदर से ओवरली पैम्पर्ड होगा, ओवरली इन्फ्लुएंस्ड होगा, या फिर मदर उसकी लाइफ के अंदर होंगी नहीं। किसी ना किसी तरह से मून विल बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, और अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फॉर द रिलेशनशिप डायमेंशन। आपका एटीट्यूड टुवर्ड रिलेशनशिप, इमोशनल एटीट्यूड, कहीं ना कहीं फैमिली को मदद करना चाहते हो बाय मैरिज, वैल्यू, कंफर्ट, इनको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी संबंध में। दैट इज ऑल्सो द बेसिक बिहेवियर, बेसिक अप्रोच, योर बेसिक अप्रोच टुवर्ड द रिलेशन और टुवर्ड द मैरिज थिंग। स्पाउस के प्रोफेशन को हम कह सकते हैं यहाँ पर दैट इज हैवीली डोमिनेटेड बाय सूर्य। सूर्य उसको हैवीली डोमिनेट करते हैं। तो जैसे कि कोई स्टेटस प्रोन वर्क करने लग गया, या फिर कोई क्रिएटिव वर्क करने लग गया, कोई ऐसा वर्क जो कि स्टेटस, मतलब स्टेटस पर्सन के जीवन के अंदर लेके आता है। कई बार मैं देखता हूँ सूर्य की वजह से पर्सन मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में भी चला जाता है, क्रिएटिव फील्ड के अंदर चला जाता है, फिल्म प्रोडक्शंस के अंदर चला जाता है, अथॉरिटिव, जहाँ पर आपको अथॉरिटी आप दिखा सको या फिर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस दिखा सको, उनकी तरफ आप मूव इन कर जाते हो। पर ध्यान ये रखना है कि आपका सूर्य नवमांश में किस राशि में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने स्पाउस के प्रोफेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो या बता सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज मैरिज में चैलेंजेस किस वजह से आते हैं। मैरिज के चैलेंजेस के पीछे का रीज़न आप ये मान के चलिएगा कि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ रियली वेरी हार्ड फॉर टॉरस नवांशा टू बैलेंस आउट। बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ कहेंगे, पार्टनर कुछ कहेगा, एंड अगेन बैलेंस इशू। ये बैलेंस कैसे करें, इक्वल पे कैसे आए, बीच में कैसे आए। एक पर्सन हमेशा रिलेशन को डोमिनेट करना चाहेगा, इस वजह से ईगो क्लैशेस होता है, डिपेंडेंसी आती है, कहीं ना कहीं इन डिसीजन मेकिंग होती है कि भैया हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। मैरिज रिलेटेड चैलेंजेस और इश्यूज यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाई देते हैं। आप ये मान के चलिएगा कि इस नवमांश का, टॉरस का एक्टिवेशन एक कम एज पे होता है, मतलब 22-23 के अराउंड ही टॉरस के जीवन में कोई रिलेशन आ जाए, कोई कनेक्शन आ जाए, कोई क्रश हो जाए। आप देखिए हर पर्सन के चार्ट में ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वीनस आपके 6th हाउस में हो, ठीक है साहब मेरा इंटरेस्ट तो था लेकिन मैं कभी किसी से कुछ कह नहीं पाया 22 की एज में, तो उसको एक बार चेक इन करिएगा, मददगार साबित हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टाइमलाइन कौन सी हो सकती है? सेकंड इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इज 25 और 28 की टाइमलाइन। 25 और 28 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है
कि हम किसी संबंध के अंदर आएँ या किसी रिलेशन के अंदर आएँ। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को भी बहुत एक्टिव टाइमलाइन नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जैसे ही टॉरस नवमांश में व्यक्ति 32-36 के ब्रैकेट में आता है, उसके जीवन में सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन संबंध उसे देखने को मिलते हैं। इन द स्टार्ट ऑफ द टाइमलाइन, जैसे 22-23 साल की एज पे, तो ऐसे संबंध आएंगे, ऐसे रिलेशंस आएंगे जिसमें आप अपने ऑफिस से, वर्क फ्रंट से किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले लेते हो। बट इफ वी आर लुकिंग फॉर अ मैच्योर और स्टेबल रिलेशन, देन फॉर टॉरस नवांशा इट इज़ गुड कि हम थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा टाइम लें एंड उन टाइम पीरियड्स में जाएं जो हमारे लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्टिव हैं या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव बन के रिफ्लेक्ट करते हैं या आते हैं। आपके कब कब संबंध रहे, कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और स्पाउस का क्या प्रोफेशन रहा विद द सूर्य साइन नवांशा में, मेंशन करिएगा कमेंट के अंदर। इन द थर्ड, अगर हम बात करें मिथुन नवांशा की, तो मिथुन नवांशा हमें क्यों मिला, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको जो नवमांश मिलता है बहुत स्पेसिफिक थिंग है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं प्रिसाइज तरीके से मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नवमांश उठा के किसी भी व्यक्ति को मिल जाएगा, नहीं। हमें मिला है मिथुन नवमांश। मिथुन नवमांश किस तरह का नवमांश है? मिथुन नवमांश इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, अबाउट इंटेलिजेंस, अबाउट डुअलिटी। डुअलिटी है, बाइपोलर होता है ना, कि एक दो पहलू हैं इसके, दो अलग अलग साइड हैं इसकी। जैसे ही नवमांश कुंडली में मिथुन दिखाई देता है या फिर कन्या दिखाई देता है, एस्ट्रोलॉजर थोड़े संशंकित हो जाते हैं मैरिज या रिलेशन को लेके। उसके पीछे का रीज़न है कि व्यक्ति की आत्मा खुद ही अभी कंफ्यूज है कि उसे एक्चुअल में चाहिए क्या। कभी वी आर लुकिंग फॉर अ टाइप ऑफ रिलेशन जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनर्जीज लाए। कभी वी आर लुकिंग फॉर अ टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें कि हम थोड़ा फन लविंग या इन्जॉय कर पाएँ। तो डुअलिटी, डिप्लोमा थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पाउस के बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी और जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि मिथुन नवमांश में तो संबंध बहुत जल्दी आने चाहिए, मतलब 17-18 की एज के अराउंड तो कोई संबंध मिल जाना चाहिए फॉर अ मिथुन नवांश पर्सन। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा ही कोई रिलेशन ही होगा, नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल रिलेशन हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इसका स्टार्ट या एक्टिवेशन शुरुआत में ही रिफ्लेक्ट करता है या फिर दिखाता है। इन द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका बिहेवियर टुवर्ड रिलेशनशिप थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। वन साइड वी लुकिंग फॉर इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड सेकेंड साइड वी आर लुकिंग फॉर दिस यू से फन लविंग पर्सनालिटी। स्पाउस का प्रोफेशन कैसा हो सकता है? स्पाउस का प्रोफेशन हैवीली डोमिनेट करेगा बुध से, मतलब आपके स्पाउस के जीवन में बुध और जुपिटर के अलावा मुझे दूसरा कोई प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं दिखाई देता है। और अगर हम बुध को एक इन्वॉल्व प्लैनेट मानते हैं तो इसकी वजह से हमारा संबंध किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जो कि बैंकिंग में, एनालिटिकल किसी वर्क में, किसी रिसर्च ग्रुप का पार्ट हो, आईटी फील्ड में वर्क कर रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बुध से उसको कोरिलेट करेगा, बुध से उसको कनेक्ट करेगा। अब आपका बुध किस नवमांश की राशि में किस में बैठा है वो भी चेक इन कर लीजिएगा। दैट विल गिव यू अनदर क्लू कि आपका स्पाउस या पर्सन किस फील्ड में या किस कार्य क्षेत्र में हो सकता है। टाइमलाइंस जिसमें ये वर्क इन करेगा या फिर चैलेंजेस के पीछे का रीज़न, वेल मेरा मानना है चैलेंजेस के पीछे का, मैरिज में चैलेंजेस का मेन रीज़न ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर हिडन चैलेंजेस, हिडन एनिमीज़ के साथ साथ इंट्रोवर्ट होना, कि एक पर्सन का जस्ट कोल्ड हो जाना, इंट्रोवर्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है मैरिज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैलेंजेस को या ट्रबल्स को इन्वाइट करते हैं। कब कब एक्टिवेशन में आ सकता है? मैंने कहा शुरुआत में ही, मैं तो अर्ली समय में ही इस नवमांश को एक्टिवेट होता हुआ देखता हूँ कि 17-18 में ही कोई संबंध दे दे। सेकेंड टाइम के अंदर यहीं पर व्यक्ति को कोई संबंध 26 की ब्रैकेट पे, 26 की एज के अराउंड मिलना चाहिए। एंड थर्ड ब्रैकेट इज द ब्रैकेट ऑफ बुध, 32 इज द ब्रैकेट, 32 की एज पे कोई संबंध वो लेके आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपको दशा कैसी है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये इसी तरह से वर्क इन करेगा, दशाएं चीज़ों को बहुत चेंज करती हैं। बट इन 3 ब्रैकेट्स में सबसे अच्छा संबंध या सबसे अच्छी व्यवस्था 32 वाली है। उससे पहले के जो संबंध है उन्हें ऐसा देख के चलिएगा कि व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज है कि ये संबंध ठीक है या नहीं है। और अर्ली एजेस के जो संबंध होते हैं वो फॉरेन से, बाहर से ज़्यादा आते हैं। उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि चाहे वो कास्ट का है, चाहे वो कल्चर का है, चाहे वो रिलीजन का है, कुछ बदला हुआ है। बट 32 और 30 आफ्टर जो संबंध होते हैं स्टेबल और बहुत मैच्योर संबंध देखने को मिलते हैं। अगर हम नवमांश में कर्क लगन की बात करें कि मेरे नवमांश में कर्क है, मुझे कर्क नवमांश मिला है, तो कर्क नवमांश मिलने के पीछे का रीज़न क्या है? कर्क नवमांश मिलने के पीछे का रीज़न केवल आपकी मैरिज या रिलेशन नहीं है, बट आपकी दुनिया के साथ जो कनेक्शन बनाने की क्षमता है, पावर है, उसका रिफ्लेक्शन करता है कर्क नवमांश। कर्क कहता है कि ये व्यक्ति, इसकी आत्मा कहीं ना कहीं इमोशंस से भरी हुई है, इसकी आत्मा के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं।
इसको एक ऐसा पर्सन सोलमेट के रूप में हो सकता है। सोलमेट आपके अंदर इमोशंस हैं तो सामने वाले पर्सन के अंदर भी उनको समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। थोड़ा सेंसिटिव पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं रफ हो हार्ड हो बट मतलब बैरी है कि इमोशनल ऐसा ये इंसान नहीं। वी आर लुकिंग फॉर ए सेंसिटिव नरिशमेंट गिविंग प्रोटेक्टिव पर्सन। एंड मैरिज के टुवर्ड भी हमारा लुक करने का तरीका है कि सोलमेट हो, हमारी सोल की बेसिक डिज़ायर जो इमोशंस एंड ऑल है उन्हें फुलफ़िल कर पाए, इमोशनली अटैच फील हो, उसके साथ हम जो है वो इमोशंस का एक्सचेंज कर सके, इमोशनल एक्सचेंज हो सके, एक पारिवारिक फीलिंग उस व्यक्ति के साथ आ सके, एक कम्फी एक घर जैसी फीलिंग कर्क नवमांश देता है। स्पाउस का प्रोफेशन डोमिनेट करेगा शुक्र की वजह से। मेरा मानना है कि क्रिएटिव प्रोफेशन हो सकता है, डिप्लोमेटिक प्रोफेशन हो सकता है। अब जैसे कि कई लोग होते हैं कि यार कुछ इंजीनियरिंग करी थी उन लड़कों ने या लड़कियों ने और उसके बाद उनका इंटरेस्ट आया टीचिंग में, क्योंकि शुक्र टीचर भी है, शुक्र बिजनेसमैन भी है, शुक्र लग्जरी का प्लैनेट भी है, ब्यूटिशियन भी है। तो इन सब तरह के प्रोफेशंस की तरफ व्यक्ति का इंटरेस्ट आ सकता है। अगर हम मैरिज में आते हुए चैलेंजेस की बात करें तो मेरा मानना है कि चैलेंजेस के पीछे का मेन रीज़न या तो डिस्टेंस बनेगी या फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। कई बार के लाइक मुझे जो पता है वो सच है, तुम्हें जो पता है वो सच नहीं है, मेरे जो बिलीव है या फिर मेरा जो ट्रस्ट है ऑन माई टीचर और गुरु वो इतना सुप्रीम है कि लाइक अब मैं किसी की नहीं सुनूँ या सुनूंगी, ये आ सकता है। अगर हम मैच्योरिटी टाइमलाइंस की बात करें कि कब संबंध हो सकता है तो मेरा मानना है कि पहला ही संबंध यहाँ पर कॉज कर्क है, मून है, तो मून बहुत फास्ट फ्लो करता है, बहुत टाइम ले आप रिलेशन में, ऐसे किसी भी तरह से मुझे चांसेस नहीं दिखाई देते कि वी आर टेकिंग लॉट टाइम। लाइक मून इतना रिसेप्टिव है, अगर इतना मजबूत होगा, इतना रिसेप्टिव है कि दूसरे की फीलिंग्स को तुरंत समझ पाता है, तुरंत सेंस कर लेता है। जब वो है ही इतना रिसेप्टिव तो जल्दी से जल्दी रिलेशंस में ले जाएगा, इमोशनल कनेक्शंस में ले जाएगा, इमोशनल आप कह सकते हो कि रिलेशंस अर्ली एज में ही बन जाएंगे। 24-25 यही ब्रैकेट है जहाँ इमोशनल संबंध बन जाने चाहिए। और कर्क नवमांश में ये भी एक कंफर्म पॉइंट है कि शुरुआत में जो संबंध बनते हैं वो बेटर होते हैं। जैसे कि 24-25 में संबंध बनेगा, फास्टनेस रहेगी, थोड़ा मैच्योर कम हो सकता है बट तेज़ है, मूव करता है बहुत तेज़ी से, जल्दी संबंध बिल्डअप कर जाता है। या 28-29 के अराउंड कोई संबंध बिल्डअप कर जाता है, वो एक फेवरेबल टाइमलाइन हो सकती है। उसके बाद 30, 32, 34, 36 ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एक ऐसी ब्रैकेट्स के अंदर व्यक्ति फंस जाता है। अब कर्क मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को इमोशंस चाहिए, उसको वो मदर जैसा फील करना है या फिर वो इमोशनल एक्सचेंज करना है। अब इस ब्रैकेट पे जाके जब शनि मैच्योर होगा या फिर आगे और प्लैनेट वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो व्यक्ति उन संबंधों में नहीं जा सकता जो उसको सोल को फुलफिल फील कराएं, फुलफिलमेंट इन द सोल लेके आए। तो कर्क नवमांश में जितने संबंध अर्ली हो जाएं उतना बेटर है फॉर द पर्सन, फॉर द रिलेशन। जितने जल्दी हों और जितना जल्दी आप उन्हें मैनेज करना सीख जाएं। जितना लेट में हम जा रहे हैं आल से कि हम एक अच्छी चीज़ की तरफ मूव इन डेफिनेटली नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें लियो नवांशा की तो हमें एक नवमांश मिलने के पीछे का रीज़न है, नवमांश एक्चुअली कनेक्ट करता है आपकी आत्मा के साथ, आपकी सोल के साथ, आपकी आत्मा की बेसिक डिज़ायर्स के साथ। आपकी आत्मा का कनेक्शन है कहीं ना कहीं लियो की एनर्जी से, सूर्य की एनर्जी से। प्राउड हो गया उसके अंदर थोड़ा ईगो भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, लॉयल्टी रिफ्लेक्ट कर सकती है, मैच्योर होना रिफ्लेक्ट कर सकता है, बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्पाउस के अंदर एक्चुअली हैं। वो प्राउड बिहेवियर, क्योंकि लियो कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो आपकी सोल में रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका पार्टनर उसको बस मिरर कर रहा है, उस आत्मा को, उस एनर्जी को जो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है उसको मिरर कर रहा है, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया, नेटवर्क, कम्युनिकेशन साइट्स एंड ऑल, इनसे संबंध आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सूर्य जनरली तो हम नहीं मानते ये मूवी मेकिंग का प्लैनेट है, लेकिन एक्चुअली मूवी मेकर्स के चार्ट में, सोशल मीडिया एक्टिव लोग जो होते हैं उनके चार्ट में सूर्य का योगदान बहुत गहरा है। तो वहाँ पर ये आपका इंटरेस्ट बहुत प्रबल कर सकता है, वहाँ से कोई संबंध उठ के आ जाए, दैट इज़ पॉसिबल। स्पाउस के बिहेवियर में मेरा मानना है कि वो फ्रेंडशिप एनर्जी दिखाई देगी और कहीं ना कहीं वो रॉयल्टी या फिर वो जो ईगो या अहम जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। सूर्य को इन जनरल मैरिज से समस्या आई है, मतलब अगर प्लैनेटों में किसी प्लैनेट की कथा में मैरिज से इश्यूज़ हैं तो वो सबसे पहले सूर्य हैं। सूर्य की मैरिज से ही जनरली उनके जीवन के ज़्यादातर इश्यूज़ का जन्म होता है। तो यहाँ पर मैरिज से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पाउस का प्रोफेशन डोमिनेटेड होगा स्कॉर्पियो साइन से। स्कॉर्पियो का कनेक्शन किससे होता है? केतु से होता है, मंगल से होता है। रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, आईटी फील्ड में हो सकता है, टेक्निकल फील्ड के अंदर हो सकता है। मेरा मानना है एनालिटिकल स्किल कूट के भरी हुई है स्पाउस के अंदर। और मैरिज में चैलेंजेस के पीछे का रीज़न जो है वो क्या रहेगा? वो रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़,
आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी अपने पार्टनर पे रखी, या फिर मैरिज में कहीं से भी वो आई, तो बूम, चैलेंजेस आएंगे इन द रिलेशन, चैलेंजेस आएंगे इन द कनेक्शन। वो कम्युनिकेशन अपने आप ठंडा पड़ने लग जाएगा। आप कहेंगे पीछे का रीज़न क्या है? भाई पीछे का रीज़न जो है वो है कि यहाँ पर इस चीज़ से रिलेशन या मैरिज में ट्रबल्स आएंगी ही आएंगी। कब एक्टिवेशन होगा? सूर्य चंद्रमा जनरली जल्दी एक्टिवेट होने वाले प्लैनेट है। सूर्य आपकी आत्मा है, व्यक्ति आत्मा तो साथ लेके आता है। तो मेरा तो मानना है कि अर्ली एजेस में ही संबंध होने चाहिए, और उसको भी अगर हम नंबर्स में डालें तो 20-22 की एज में कोई संबंध दिखना चाहिए। अर्ली अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बिल्डअप होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनने के चांसेस 25 से 28 के ब्रैकेट में है, और 36 की ब्रैकेट इज दैट ब्रैकेट जो मैरिज में व्यक्ति को कंफर्म रूप से ले जा सकती है फॉर द लियो नवमांश के अंदर। लेकिन वो जो अट्रैक्शन एंड ऑल की जो फीलिंग है वो यहाँ नहीं होगी, फिर यहाँ पर मैरिज कार्मिक होती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही इन लोगों का पैटर्न होता है। शुरुआत में संबंध उठता है विद दैट रॉयल अट्रैक्शन, कई बार तो मिलना ही रॉयल प्लेसेस पे हो जाता है। उसके बाद दैट अट्रैक्शन एंड देन दैट कार्मिक फीलिंग कम्स इन। लेटर और स्टेज में कार्मिक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो अगर संबंध अर्ली बना है तो उसको डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि वो संबंध आपके लिए हर तरह से एक बेनिफिशियल संबंध साबित हो सकता है। अगर हम वर्गो नवमांश की बात करें तो देखिए गाइस, वर्गो नवमांश एक ऐसा नवमांश है जिसकी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो वो आपसे कहेंगे भाई ये नवमांश जो है इसके अंदर एक सूखापन है मैरिज और रिलेशन को लेके। इसके पीछे का रीज़न है कि इस वर्गो नवमांश में आपको जो स्पाउस मिलता है, जो आपकी आत्मा है, वो ओवर एनालिटिकल है। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं वो एनालिटिकल पावर को रखती है। कई बार तो मैं जब वर्गो नवमांश के लोगों से बात करता हूँ, वो एक पॉइंट पे आके कहते हैं मैरिज का सेंस ही क्या है, इसके पीछे का आप लॉजिक बताइए। द ट्रू थिंग इज वर्गो या कन्या में ये ऊर्जा होती है। वो कहती है कि मुझे हर चीज़ के पीछे का लॉजिक जानना है। यह आपकी आत्मा की बेसिक कॉल है कि मेरे को हर चीज़ के पीछे का जो लॉजिक है उसको समझना है। इस वजह से हम ऐसे रिलेशंस को लुक फॉरवर्ड करते हैं जो इंटेलिजेंट रिलेशंस हो, इंटेलेक्चुअल रिलेशंस हो, जिसके पीछे का लॉजिक, बिहाइंड का लॉजिक हम समझ पाएँ, उस अट्रैक्शन के पीछे का लॉजिक हम समझ पाएँ, और उस चीज़ से दोनों तरफ गेन होने चाहिए, आपको भी और सामने वाले पर्सन को भी। और होता क्या है कि आपका पर्सन या आपका पार्टनर इतना ड्रीमी होता है कि वो हमेशा ये फील करता है कि सारे गेन मुझे होने चाहिए, सारे लाभ मुझे होने चाहिए। कई बार वर्गो नवमांश में पार्टनर एफर्ट देना ही बंद कर देता है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर वो ड्रीमी एनर्जी दिखाई देती है। मतलब अगर उसके पास कुछ नहीं भी होगा, लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, आई एम सेइंग कि नहीं भी होगा, तब भी वो ऐसे आपके साथ बिहेव करेगा जैसे उसके पास सब कुछ है, उसके ही गॉट एवरीथिंग। तो मूड स्विंग्स, हमेशा एक ड्रीमी वाइब वर्गो नवमांश में चलती है। आपको हो सकता है ये बात बुरी लगे, बट ये नवमांश का बिहेवियर है। कैसे इसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम बात करेंगे। स्पाउस के प्रोफेशन में मेरा मानना है एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, ट्रैवल फील्ड से हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है उसके कार्य क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ स्पाउस का प्रोफेशन डोमिनेट करना चाहिए बाय किसी न किसी तरह से डोमिनेटेड होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि एजुकेशन से, एजुकेशन फील्ड से, बैंकिंग फील्ड से, फाइनेंस फील्ड से, HR से, मैनेजमेंट से, इन चीज़ों से डोमिनेट होना चाहिए। अब इंजीनियर है या नहीं वो चार्ट के अंदर देख के पता पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है, बट यहाँ से ग्लिम्स मिल सकती है कि ये उसके बिहेवियर की बेसिक आदतें हैं। हम कह सकते हैं कि मैरिज में जो चैलेंजेस हैं उसके पीछे का बेसिक रीज़न फ्रेंड सर्कल बनेगा, हमेशा फ्रेंड सर्कल बनेगा, इमोशनल ड्राइनेस बनेगी, डिटैचमेंट बनेगा, या फिर हमेशा यही सोचते रहोगे कि इस चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, तब बिहाइंड लॉजिक क्या है। ये सारी चीज़ें जाके मैरिज को डिस्टर्ब करती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं नवमांश जब वर्गो हो कि व्यक्ति की मैरिज 30 या 32 के ब्रैकेट में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, और वो स्टेबल मैरिजेस भी होंगी। सेकंड चांस ये होता है कि अर्ली एजेस में ही आपको कोई अट्रैक्शन आए, और वो भी इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन, दैट इज़ 18 की एज पे, 19 की एज पे कोई अट्रैक्शन यहाँ बिल्डअप हुआ, तो आप इस नवमांश को अर्ली एक्टिवेशन में जाता हुआ देखेंगे। लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट लेट ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लैनेट है वो बड़ा सोच समझ के एक्शन लेता है। आप बुध के बारे में सोचिए, बुध का पहला नक्षत्र है कौन सा? आश्लेषा। आश्लेषा सबसे एंड में आता है। इतना टाइम लेता है ये नवमांश, क्योंकि ये हर तरह से सोचेगा। मेष तो सोचेगा ही नहीं, वो तो हो सकता है 15 में ही चला जाए, नहीं, यहाँ सोचना होगा। अगर हम लिब्रा नवमांश की बात करें तो लिब्रा नवमांश मैरिज का मूल नवमांश आप मान लीजिए इसे, मतलब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यही है लिब्रा। जब ये नवमांश आपकी लगन में आया है नवमांश की, तो आपकी आत्मा कहीं ना कहीं लिब्रा के साथ कनेक्ट करती है। लिब्रा में क्या है? लिब्रा के अंदर वो एलिगेंट बिहेवियर है, लिब्रा के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ओरिएंटेड अप्रोच है,
लिब्रा के अंदर एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा और इसी की तरह लिब्रा काम एलिमेंट की राशि है, काम तत्व, काम मतलब डिज़ायर्स, इच्छाएं, कि हम कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएं, ये आप मैरिज से कहीं ना कहीं समझने की या जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी मुझे बैलेंस ही दिखाई देता है, इनिशिएटिव लेने वाला हो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक पीस सीकिंग, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप यहाँ से मान सकते हो। फिर भी मेरा मानना है कि पार्टनर थोड़ा बोल्ड, इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन ही होना चाहिए। अगर हम स्पाउस के प्रोफेशन की कहें तो स्पाउस का प्रोफेशन मुझे जॉब ओरिएंटेड अधिक दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब हो, कोई स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ बिजनेस है, कोई टेक्निकल एजुकेशन उसने ली है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड एंड ऑल से आया है, टेक्निकल, सेमी टेक्निकल, ऐसे प्रोफेशन से वो कनेक्ट करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गए या फिर इंजीनियरिंग वर्कर्स हो गए, कुछ इस तरह का काम यहाँ डोमिनेट करता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सबको छोड़ के सिविल्स में चला गया, सब गवर्नमेंट ऑफिसर है, हो सकता है मिलिट्री में है, हो सकता है, क्योंकि ये सारे वर्क उस राशि से आते हैं जिससे कि आपके स्पाउस का प्रोफेशन कनेक्ट हुआ है। और मैरिज में मेन चैलेंजेस या रिलेशनशिप में मेन चैलेंजेस का रीज़न जो है वो एस्केपिज्म होगा, भाग जाना, चीज़ों को सॉल्व नहीं करते, भाग जाते हैं, अपने अपने ड्रीमी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, अपने अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं, थोड़े कोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा इमोशनल एस्केपिज्म है, थोड़ा सा आइडियलिज्म है कि हमें तो आइडियल पार्टनर चाहिए, कोई हल्का फुल्का पार्टनर, उससे अपना काम नहीं चलेगा, ये यहाँ पर फीलिंग हो सकती है। टाइमिंग्स में मेरा मानना है कि ये अर्ली एजेस में ही एक्टिवेशन में आ जाता है, जैसे 24-25 की एज में आप इसको एक्टिवेशन में आता हुआ देखेंगे। अच्छे संबंध आपको 24 पे, 28-29 पे या फिर 35 की ब्रैकेट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लिब्रा है, लिब्रा मैरिज का ही नवमांश है। आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को अगर इशूज़ आएंगे तो वो ईगो से भी आ सकते हैं, क्योंकि जब भी मैरिज की बात होगी, सूर्य अगर नहीं भी इन्वॉल्व है ना, तब भी ईश्वर कहीं ना कहीं से वो घूम घाम के आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। मैरिज का लेसन क्या है, नेम क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कनेक्ट स्कॉर्पियो राइजिंग साइन इन द नवमांश। नवमांश में कोई स्पेसिफिक राइजिंग साइन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आपको स्कॉर्पियो साइन मिला है तो आपकी आत्मा स्कॉर्पियो के साथ कनेक्ट करती है। जब भी एस्ट्रोलॉजर आपके ग्रह देवता, पालन देवता, आपके इष्ट देवता, आपके स्पाउस, आपके देवीय ऊर्जाओं, इन सब चीज़ों का व्याकरण करेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे आपके चार्ट के अंदर, तो उनको नवमांश कुंडली देखनी होगी। नवमांश में वो सबसे पहले आपसे कहेंगे कि आपका तो स्कॉर्पियो नवमांश है। स्कॉर्पियो नवमांश होने के पीछे का रीज़न है कि आपकी आत्मा पिछले जन्मों से स्कॉर्पियो की टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। आपकी आत्मा में स्कॉर्पियो के गुण जो हैं वो बहुत गहरे बैठे हुए हैं। स्कॉर्पियो के किस तरह के गुण होते हैं? इंट्रोवर्ट ज़ोडिएक साइन है, मिस्ट्रीज़ के ऊपर बात करता है, कहीं ना कहीं रहस्य जो है स्कॉर्पियो साइन को अट्रैक्ट करते हैं। डीप रिसर्च स्कॉर्पियो साइन को अट्रैक्ट करती है। आपका सोलमेट होता कौन है? वही पर्सन जो मेरी आत्मा की ऊर्जाओं को, जो मेरी आत्मा के अंदर निहित है, उसको मुझे प्रैक्टिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से फील करवा सके, मुझको वो चीज़ दिखा सके। तो यहाँ स्कॉर्पियो अगर हमारे अंदर डीपली इनहेरिट कर रखी है, हमने डीपली हमारे अंदर इन्वॉल्व है, तो हमारे पार्टनर के अंदर भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर वही रहस्य है, मैरिज के टुवर्ड वही रहस्यात्मक अप्रोच, वो डीप अप्रोच कि भाई इस मैरिज में, इस रिलेशन में जाने से पहले मुझे पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये रिलेशन बना क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस रिलेशन में इंटेंसिटी कितनी है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन बड़ा इंटेंस ज़ोडिएक साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन का ज़ोडिएक साइन है। संबंध से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। ये एक व्यक्ति जिसका स्कॉर्पियो राइजिंग साइन है नवमांश में, उसकी एक्सेप्टेंस होती है आपके स्पाउस की तरफ। कहीं ना कहीं स्पाउस के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स में इंटेंस होना, लॉयल होना, मिस्टीरियस होना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ये सब दिखाई देगा। आपका एटीट्यूड टुवर्ड मैरिज, डीप इमोशनल एटीट्यूड, कमिटमेंट, कंट्रोल्स और इंटेंसिटी, यही वो ऊर्जाएं हैं जो आप मैरिज के अंदर चाहते हैं। स्पाउस के प्रोफेशन में उसका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रूप से कनेक्ट करेगा कुंभ राशि के साथ। कुंभ राशि से सोशल प्रोफेशंस आते हैं, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया प्रोफाइल्स हो गई, या फिर सोशल आप कह सकते हो सोशल ग्रुप्स एंड ऑल, मतलब NGOs एंड ऑल की तरफ उस पर्सन का इंटरेस्ट हो गया। कई लोग होते हैं हीलिंग में, सोसाइटी की सेवा करने में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उनका, टीचिंग में इंटरेस्ट होता है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें स्पाउस के प्रोफेशन में, वर्क फ्रंट पर दिखाई देंगी। और जब हम मैरिज में चैलेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ मैरिज में चैलेंजेस के पीछे का मेन रीज़न जो है वो इंटेंसिटी है, एंगर है, फिजिकल एब्यूज़ हो सकता है, डोमिनेंस इश्यूज़ हो सकते हैं। कब कब एक्टिवेशन हो सकता है? पहली टाइम इसका एक्टिवेशन अराउंड 22-23 साल के अंदर ही हो जाता है। जैसे मैंने कहा स्कॉर्पियो ये ऐसा नवमांश है जो कि बहुत इंटेंस है। चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, तो चंद्रमा का मैच्योर पीरियड आप मान सकते हैं कि 24-25 साल के अराउंड कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में स्पेशल होना चाहिए। पहला कोई रिलेशन रहा हो, कोई रिलेशन ब्रेक रहा हो, कोई रिलेशन में ट्रमोइल रहा हो, उस ड्यूरेशन के अंदर
और जो मैच्योर टाइम है इनके रिलेशंस के अंदर जाने के, वो कहीं ना कहीं 36 पे आते हैं, 28 के अंदर आते हैं। मेरा मानना यह है कि इनके चार्ट के अंदर जो स्कॉर्पियो नवमांश के चार्ट हैं उनमें चार्ट का एक्टिवेशन अर्ली एज से ही होने लग जाता है, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर केतु की मून का नीच का होना तो ये इंडिकेट करता है कि भाई बहुत शुरुआत से ही आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशंस की यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। तो अर्ली एज से ही संबंध का व्यक्ति के जीवन के अंदर आना, या फिर आपका किसी की तरफ इंटरेस्ट होना बट वो ब्रेक हो जाना, वो टूट जाना, वो टूटने की संभावनाएं रहती हैं। तो शुरुआत में जो संबंध मिलते हैं, जहाँ वर्गों में शुरुआती संबंध ठीक है, यहाँ पर शुरुआती संबंधों में समस्याएं हैं, ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं। और लेटर ऑन जो संबंध मिलता है जैसे कि 32 या 36 के ब्रैकेट पे, ये संबंध ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, जो आगे फ्यूचर में जा सकते हैं, भविष्य के अंदर जा सकते हैं। स्कॉर्पियो में कई बार इनडायरेक्टली मदर इन लॉ से समस्या आ जाती है, उसके पीछे का रीज़न ही समझ नहीं आता। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है मून का इस राशि में नीच का होना, मदर इन लॉ, उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द मैरिज यहीं से दिख जाता है। अगर हम बात करें सेजिटेरियस की कि मेरा नवमांश ही धनु है, धनु नवमांश होना बहुत स्पेशल है गाइस, क्योंकि धनु 9 नंबर की राशि है और नवमांश 9 नंबर के नवमांश है, 9 नवांशास, 9 नंबर की राशि का इसमें होना, ये कितनी स्पेशल चीज़ है आप सोच के देखिए। ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय एक डिवाइन फोर्स है जो आपकी मैरिज को संचालित करना चाह रही है। जब डिवाइन फोर्स, ईश्वरीय फोर्स मैरिज को संचालित करेगी तो हमारी डिज़ायर्स फुलफिल कर पाने में ये जो राइजिंग साइन है थोड़ा फीका पड़ जाएगा। जो मेरी इच्छाएं हैं वो शायद इतनी कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन ईश्वरीय सपोर्ट, मदद हमेशा संबंधों में मिलती रहती है। कई बार तो मैं ये देखता हूँ जैसे कि ये संबंध आपके लिए बुरा हो सकता था, मैरिज होने की जगह वो पर्सन जीवन से ही चला गया। स्कॉर्पियो नवांश राइजिंग का ये इम्पैक्ट भी होता है कई बार व्यक्ति के जीवन में, कि जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो जीवन से अर्ली एज में ही, कम समय में ही बाहर निकल जाती है, दूर हो जाती है। कैसा स्पाउस चाहिए आपको? जैसे कि नाउ सज है धनु, मतलब डुअलिटी है इसके अंदर, वही डुअल अप्रोच है यहाँ पर भी। एक तरफ हमें इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी चाहिए, दूसरी तरफ हमें फन लविंग पर्सन चाहिए। शुरुआती जो संबंध होते हैं, जैसे कि धनु का एक्टिवेशन आप मान सकते हैं कि शुरुआती 17-18 में एजुकेशन के समय, एजुकेशन ड्यूरेशंस के अंदर ही, उस पर भी अगर पर्सन हॉस्टल्स में या बाहर रहता है तो फिर डेफिनेटली कोई रिलेशन बन सकता है, लेकिन उन रिलेशंस में वो मैच्योर होने के गुण नहीं देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल हो या फ्रीडम सीकिंग हो, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि हमें फ्रीडम मिले, क्योंकि धनु को फ्रीडम चाहिए। धनु अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने निर्णय खुद अपने हाथों से लेना पसंद करती है। तो आपकी मैरिज में ये अप्रोच हो सकती है कि भाई कितना ही आध्यात्मिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, बट फिर भी फ्रीडम मुझे प्रदान करे। स्पाउस का प्रोफेशन कनेक्ट करेगा किन चीज़ों के साथ? स्पाउस का प्रोफेशन फॉरेन के साथ कनेक्ट कर सकता है, विदेश से रिलेटेड कुछ स्पेशल कार्य करते हैं। सेकंड, स्पाउस के प्रोफेशन में इन्फ्लुएंस ऑफ, आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ शुक्र और जुपिटर दोनों बहुत गहरे दिखाई देंगे। टीचिंग हो गई, कंसल्टेंसी फील्ड हो गई, एमएनसी कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट की जॉब हो गई, इनकी तरफ इंटरेस्ट हो। इनमें भी मेरा मानना है कि कॉज ये धनु है, ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि फील्ड में जाके काम करता है। डेस्क बेस्ड काम करने वाले लोग ही धनु राशि में या धनु लगन में जनरली मिलते हैं व्यक्ति को इन द प्रोफेशन फ्रंट। अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो यहाँ चैलेंजेस आते हैं किस रीज़न से? यहाँ चैलेंजेस आते हैं ओवर पॉजेसिव होने से, मैरिटल क्लैशेस आ जाते हैं। जनरली समस्या आती है फैमिली की वजह से, ओवर मटेरियल चीज़ों को की तरफ इंटरेस्ट होने से, यार मुझे भी धन कमाना है। मतलब कई बार तो मैं देखता हूँ धनु में आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। आप पैसा कमा रहे हो, आपका पार्टनर उससे चिढ़ गया, मतलब वो भी चाहता है कि यार मैं भी मदद करूँ, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी कई बार संबंधों को या रिलेशंस को धक्का पहुँचा देते हैं, ट्रबल्स दे देते हैं। इसी नवमांश के अंदर मेरा मानना है 32 पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि धनु नवमांश मैनिफेस्ट हो जाए और कोई सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशन व्यक्ति को आके मिल जाए, कोई सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप व्यक्ति के जीवन में आ जाए। 25 में भी बहुत अच्छा कोई रिलेशन आ सकता है, बट दैट इज़ मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्स टू 32, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग संबंध आएगा जो कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा कंफर्ट लाएगा, इमोशंस को प्रभावित करेगा। इस चार्ट के अंदर भी जैसे मैंने कहा, अर्ली जो संबंध है होने को, बनने को अर्ली बन सकते हैं, बट कॉज ये नवमांश थोड़ा सा डुअल नवमांश है। इसकी अप्रोच इस तरह की है कि भैया मुझे तो दोनों चीज़ें चाहिए, फन भी चाहिए और इंटेलेक्चुअल होना भी चाहिए। तो एक साइड पे जैसे ही रिलेशन झुकता है, वैसे ही ये नवमांश डगमगा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। प्रोफेशन में बदलाव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों से प्रोफेशन कनेक्ट करेगा, बट बेसिकली इन्हीं चीज़ों का इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाउस के प्रोफेशन पे आना चाहिए। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न नवांशा की, तो कैप्रिकॉर्न नवांशा मिलने के पीछे का कोई रीज़न तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नवमांश किसी व्यक्ति को मिल जाए। आप सोच के देखिएगा कि नवमांश कितना स्पेशल बर्थ चार्ट है, जिससे हम ईष्ट देव देखते हैं, पालन देव देखते हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि हमारा कौन सा काम करना हमारे लिए मददगार हो सकता है।
उसमें आपको कैप्रिकॉन मिला है, कैप्रिकॉन ही डिकोड कर देगा आपकी मैरिज की डायमेंशन को। कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, इसमें डिज़ायर फुलफिलमेंट का तो कोई टच ही नहीं है, इसमें तो यह है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना साहब। तो मैरिज यहाँ मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ड्यूटी सामने खड़ी हुई दिखाई देती है कि आपको यहाँ पर ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैच्योर होकर इस चीज़ को आगे लेके जाना है। अगर हम वहाँ पर इमोशंस, कंफर्ट, फन एंड ऑल इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं तो शायद हम हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोल के अंदर बेसिकली आपका सोलमेट है क्या, जो आपकी सोल की बेसिक चीज़ों को या उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को, इनहेरेंट नेचर को आपके सामने दिखा दे कि आप ये हैं अंदर से, वो उसको रोल को परफॉर्म कर रहा है अंदर से, तो आप ही वो ऊर्जा हैं। तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ये पर्सन की सोल की बेसिक कॉल है। स्पाउस के फीचर्स के अंदर भी कहा जा सकता है कि उसके एट्रीब्यूट्स, उसके एटीट्यूड या आपका एटीट्यूड टुवर्ड मैरिज कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अप्रोच से आता है कि यार हाँ, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर इसे चलाना है, और मैं स्पाउस को कहीं ना कहीं मैच्योर हुई रूप में देखता हूँ। और अगर ये संबंध लेटर ऑन बनता है तो कन्फर्म मैच्योर है। अर्ली एजेस में तो कई बार क्या होता है, इमोशनल पर्सन भी आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगा। सेकंड, स्पाउस का जो प्रोफेशन है वो कनेक्ट करेगा मेष से या फिर मंगल से। मंगल का मतलब होता है कि इनिशिएटिव लेने वाला, मतलब वो हो सकता है कि अपने घर में पहली बार यही पर्सन है जिसने इस काम को शुरू करा है। स्पाउस में हो सकता है कि वो फर्स्ट इंजीनियर है फैमिली का, फर्स्ट डॉक्टर है, डॉक्टरी में भी कुछ स्पेशल करना चाहता है, टेक्निकल फील्ड में भी कुछ स्पेशल फील्ड में जाना चाहता है, इनिशिएटिव बिल्डर है, डिसीजन मेकर है, इनिशिएटिव लेने वाली पर्सनैलिटी है। अब मंगल अपने चार्ट में देख लीजिए जिस राशि में है उससे भी उसका प्रोफेशन कनेक्ट कर जाएगा। जैसे मंगल आपका एक्वेरियस नवांशा में है, एक्वेरियस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया, तो हो सकता है कि वो इंजीनियर था, इन टेक्निकल फील्ड में था, लेकिन अब उसका परफॉर्मेंस एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे निकल के आता है। तो इतना सा परिवर्तन आने के पीछे का रीज़न मैंने आपको इसमें बता दिया है। मैरिज में जो चैलेंजेस हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कम्युनिकेशन की तरफ से आता है। कम्युनिकेशन मैरिज में या फिर सिबलिंग्स मैरिज में सबसे बड़े चैलेंजेस के रीज़न बनते हैं, कम्युनिकेशन या फिर सिबलिंग्स या फिर पर्सन का ओवर पैम्पर्ड होना। कई बार ओवर पैम्पर्ड हो जाना भी कैप्रिकॉन में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि सोल की कॉल क्या है, आत्मा की कॉल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ओवर पैम्पर होके उसने उस आत्मा की कॉल को ही ओवर शेडो कर दिया तो फिर संबंध में समस्याएं डेफिनेटली दिखाई देंगी। एंड फोर्थ, टाइमिंग्स, जैसा मैंने कहा 7th हाउस में मून है, मून का टाइमिंग ये है 24-25, तो अर्ली एजेस में ही कोई रिलेशनशिप दे देगा, बट वो बहुत इमोशनल होगा बाय नेचर। सोलमेट टाइप हो सकता है बट बहुत इमोशनल। इसमें जो सीरियस संबंध हैं या फिर सीरियस कनेक्शंस हैं उनके बनने की ड्यूरेशंस या तो 34 होगी या 36 होगी। जो लेटर ऑन संबंध आते हैं कई बार 29-28 में भी हो जाते हैं कैप्रिकॉन के अंदर, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि लेटर वंस आर द स्टेबल वंस, अर्ली वंस आर मोर कि वो इमोशनल हैं, उनमें वो चीज़ नहीं है जो कि सोल की बेसिक कॉल है या डिज़ायर है। और ये एक डिफरेंस का रीज़न हो सकता है, चैलेंज का रीज़न हो सकता है। अगर हम बात करें एक्वेरियस की, एक्वेरियस नवांशा में मिलने के पीछे का कोई स्पेशल रीज़न होगा। क्या रीज़न है? एक्वेरियस इज ऑल अबाउट अनकन्वेंशनल अप्रोच। हमारी आत्मा की अप्रोच ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है। हम सीधी तरह से चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, हम घूम फिर के, होता है ना उल्टी तरह से कान पकड़ना, घुमा के कान पकड़ना, वो अप्रोच होती है एक्वेरियस की। आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, अनकन्वेंशनल लोग होते हैं, और पास्ट लाइफ की कोई डिज़ायर बहुत गहरी इनकी आत्मा के अंदर समाहित है कि भैया पिछले जीवन से कोई बहुत गहरी डिज़ायर मैं लेके आया हूँ और मेरी सोल उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आपकी सोल जिस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, आपका पार्टनर सोलमेट भी उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल रिलेशन और अ सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशन, तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही डिज़ायर होनी चाहिए जो आप बहुत डीपली फील करते हो। इफ़ ही इज़ समवन हु इज़ एक्चुअली लाफिंग एट योर डिज़ायर, इट मीन्स कि वो रिलेशन थोड़ा सा रिवर्स चल रहा है, घूम के चल रहा है। वो आज नहीं कल पता लगेगा। उसकी डिज़ायर, उसकी अप्रोच, उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर हमारी उस डिज़ायर से कनेक्ट करना चाहिए जो हमारे मन में है। हमारी अनकन्वेंशनल अप्रोच का मतलब है कि अनकन्वेंशनल रिलेशन, जैसे लव मैरिज हो जाना, या फिर फैमिली में पहली बार हम ही ऐसे लोग हैं जिनको मतलब मैट्रिमोनियल साइड एंड ऑल, इनसे कोई संबंध मिल गया, या मैरिज को थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से देखते हैं कि भाई इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, थोड़ा शांति से करेंगे। एक अनकन्वेंशनल अप्रोच हमेशा यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। स्पाउस के एटीट्यूड में मैं कहूँगा डिटैच है, लेकिन स्टिल वो या तो वो आइडियलिस्टिक अप्रोच रखता है प्रेम के अंदर, या फिर आप आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते हो कि भाई डिटैच होके ही जीना चाहिए। बहुत ओवर अटैचमेंट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्पफुल।
स्पाउस प्रोफेशन के अंदर कहा जा सकता है कि स्पाउस का प्रोफेशन शुक्र के साथ को रिलेट करेगा। अब चाहे वो मूवी मेकिंग हो गई, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड वर्क हो गया, चाहे वो कोई ब्यूटिशियन रिलेटेड वर्क हो गया, कोई डिज़ाइन रिलेटेड वर्क हो गया, या फिर घर से ही कोई काम करना हो गया, ये सारे स्पाउस के प्रोफेशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपने चार्ट में शुक्र को भी देखिए कि वो कहाँ बैठा हुआ है। एंड फोर्थ, रिलेशन में ट्रबल आने के पीछे का रीज़न होगा मूड स्विंग, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल मिसमैच हो गया। मैंने आपसे कहा ना एक्वेरियस, उसने पहले ही कह दिया कि भाई मेरी बेसिक डिज़ायर, मेरी आत्मा की बेसिक कॉल क्या है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है संबंध में, आई एम नॉट एंटरिंग इन दैट रिलेशन। इमोशनल मिसमैच, मूड स्विंग्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी। मैच्योर टाइमलाइंस, पहला संबंध इसमें 22-23 पे मिल जाएगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये वो संबंध है जो कि हमसे बहुत डिस्कनेक्टेड है। इवन मैरिज में जा सकता है, बट स्टिल रिमेंबर ये डिस्कनेक्टेड संबंध है। ये वो संबंध है जिसमें कि आप ये मान के चलिएगा कि आपका पार्टनर आपकी डिज़ायर को कंप्लीट नहीं, चैलेंज करेगा। अगर हम थोड़ा रुकें 25-26 पे देखें तो यहाँ कोई इमोशनल बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो सकती है। थोड़ा सा और आगे चलें तो 28-29 की एज पे, 28-29 पे कोई ऐसा संबंध मिलेगा जिसमें हमारा पैशन, हमारी एनर्जी, हमारी बेसिक डिज़ायर पीक पे चली जाती है कि ये वो रिलेशन है जिससे कि मैं मेरी डिज़ायर को कंप्लीट शायद कर पाऊँ। और अगर थोड़ा और आगे चले जाएँ 34-36, ये ब्रैकेट वो है जहाँ वो रिलेशंस मिलते हैं जिससे कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो या फिर अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से चार्ट अप्रोच रखता है। एक्वेरियस नवांशा को देख के अगर कोई मुझसे कहे मैं अर्ली रिलेशंस में हूँ तो थोड़े कान खड़े हो जाते हैं कि भैया ये पार्टनर कहीं आपकी इच्छा का मजाक तो नहीं उड़ाता। मतलब यही एक बेसिक क्वेश्चन है, इसके अलावा हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अगर हम पाइसेस नवांशा की बात करें तो वेल, पाइसेस नवांशा इज़ ऑल अबाउट ड्रीमी एनर्जी। मैंने आपसे कहा ना, पाइसेस में एक व्यक्ति से मैं मिला, उस पर्सन इज़ लाइक भाई मैं मैरिज की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, हो नहीं रही है, बट जब मुझे कोई प्रपोजल आता है मैं देखता ही नहीं हूँ। तो वो ड्रीमी एनर्जी है, बहुत ड्रीम्स में रहते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल डिमांड बहुत अधिक होती है। जनरली पाइसेस में कोल्ड होना भी देखा जाता है, मतलब इन लोगों के इमोशंस तभी बाहर निकल के आते हैं जनरली, आपके पार्टनर के किसी के भी, जब वो गुड बाय कहने का टाइम आ गया तब जाके इमोशंस आते हैं, नहीं तो कोल्ड हो जाते हैं दोनों तरफ से। पाइसेस की बेसिक समस्या है। एटीट्यूड, व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, सोल कनेक्शंस चाहिए, सरेंडर चाहिए, डिवोशन चाहिए। मतलब मेरी बात हो तो मेरी बात हो, दूसरे की बात ना करे पर्सन, पार्टनर, क्योंकि हमारी सोल में ये गुण है। हमारी सोल मोक्ष को ललायित है, लिबरेशन को ललायित है, लिबरेशन उसके अंदर बसा हुआ है, डिटैच है वो सोल। सरेंडर चाहिए उसको, डिवोशन चाहिए उसे। पार्टनर से हम यही बेसिक डिमांड रखते हैं। अगर वो नहीं है पार्टनर में तो यहाँ संबंध मुश्किलों से चलेंगे। स्पाउस के प्रोफेशन में, उसके प्रोफेशन में कम्युनिकेशन हो सकता है, टीचिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, पब्लिशिंग हो सकती है, लिखना पढ़ना हो सकता है, मीडिया रिलेटेड हो सकता है, बैंकिंग से हो सकता है, और भी प्रोफेशंस देखिए जो बुद्ध से कनेक्ट करते हैं, को रिलेट करते हैं, वो हो सकते हैं। और मैरिज में चैलेंजेस के पीछे का रीज़न ईगो, वैलिडेशन इशू, या फिर सरेंडर ना करना, डिवोशन ही ना होना। एक पार्टनर ने कह दिया भैया मेरा कोई डिवोशन नहीं तुम्हारे प्रति। पाइसेस बहुत अर्ली एक्टिवेशन में रहती है, मतलब 16-25 इन एजेस में संबंध ना बने इसके चांसेस बहुत कम है। दारा कारक पीड़ित है तो व्यक्ति जाना नहीं चाहता, बात अलग है। अब ऐसे तो कोई ना करना चाहे पहाड़ पे चढ़ जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन फिर भी जनरल व्यक्ति के लिए 16-25 बहुत परफेक्ट है। और रियल कार्मिक या क्लैरिटी या कम्युनिकेशन, मतलब जो रियल फियर है ना पाइसेस को, टूटेगा, इंट्यूशंस आ जाता है इनको पहले कि ये संबंध चलेगा नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो गए, कोल्ड हो गए, ये सारी इश्यूज़ 32-33 साल पे ख़त्म होते हैं। 32-33 पे अच्छा खासा कोई संबंध पाइसेस नवांशा में मिल सकता है, बन सकता है। तो इस तरह नवांशास के एक्टिवेशंस होते हैं। इस तरह अपने चार्ट में देखिए प्लैनेट एक्सॉल्टेड है क्या, डेबिलिट करता है, भगवत्तम है, उच्च का है, नीच का है, क्या है नवमांश के अंदर मेंशन करिए ताकि मैं एग्जैक्ट आपको टाइम बताने वाले जो सेशंस है उनको आगे लेके आ पाऊँ। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो, एंड कोई बात हो तो जरूर